नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की। ये वो कहानी है, वो जबरदस्त कहानी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थीं, जहां इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां थीं, वो सब कैसे खुद को सिर्फ एक राष्ट्र मानने लगी। तो अपनी कहानी के पहले पड़ाव में हम यही समझेंगे कि ये जो शब्द है राष्ट्रवाद, इसका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी, भारत में इसकी चिंगारी भड़की कैसे। देखिए, राष्ट्रवाद बहुत आसान शब्दों में कहें तो एक हम वाली फीलिंग है, एक ऐसी भावना जो लोगों को आपस में जोड़ती है। ये वो एहसास है जो कहता है कि हम सब एक हैं और हमें अपना शासन, मतलब कि अपना स्वराज, खुद चलाना चाहिए। अब देखिए, ये जो भावना थी ना, ये कोई एक रात में पैदा नहीं हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधी सीधी एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था ब्रिटिश राज के दिए गए जख्मों का। चाहे वो हमारी आर्थिक लूट हो या फिर वो नस्लीय भेदभाव, हर एक जुल्म ने उस आग में घी का काम किया जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदलने वाले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो अपने साथ एक अनोखा हथियार लेकर आए, सत्याग्रह। ये सिर्फ कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। इसका सीधा सा मतलब था सत्य के लिए आग्रह। मतलब लड़ाई गोली बंदूक से नहीं, बल्कि सच्चाई और अहिंसा की ताकत से जीती जाएगी। और भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस हथियार को टेस्ट करना शुरू कर दिया। 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए, फिर उसी साल खेड़ा के उन किसानों के लिए जो लगान से परेशान थे, और फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए। ये जो शुरुआती 3 जीते थी ना, इन्होंने सिर्फ गांधी जी को एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित नहीं किया, बल्कि पूरे देश को यह दिखा दिया कि अरे वाह, सत्याग्रह तो काम करता है, इसमें सच में बहुत ताकत है। तो अब लोकल लेवल पर तो सफलता मिल चुकी थी, और इन्हीं छोटी छोटी जीतों ने एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी, जिसने पूरे भारत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और फिर आया वो कानून जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया, रॉलेट एक्ट 1919। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेज सरकार को यह पावर देता था कि वो किसी भी हिंदुस्तानी को सिर्फ शक की बिना पर, बिना कोई केस चलाए, बिना कोई सुनवाई के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या खूब कहा था, न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील, बस उठाओ और जेल में डाल दो। जाहिर है, इस कानून के आते ही पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। और इसी गुस्से के बीच अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था ना, उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट था। इस कांड के बाद गांधी जी ने देश का पहला सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, असहयोग आंदोलन। रणनीति बहुत सीधी थी, अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो, उनके स्कूल, कोर्ट, चुनाव, विदेशी कपड़े, हर चीज का बहिष्कार करो, और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ जाएगा। और तो और, इस आंदोलन को खिलाफत मूवमेंट का साथ मिला, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल भी देखने को मिली। लेकिन जब चौरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, और ये दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ा था। अच्छा, असहयोग आंदोलन तो रुक गया, पर आज़ादी की जो लौ जली थी वो अब और भी तेज हो चुकी थी। जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारों से पूरा देश गूंज उठा। और फिर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी चाहिए। बस यहीं से अगले बड़े आंदोलन सविनय अवज्ञा की जमीन तैयार हो गई। और इस आंदोलन का प्रतीक क्या बना? नमक। गांधी जी ने 240 मील लंबी पैदल यात्रा की, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के गुरूर को तोड़ने का एक सीधा सीधा ऐलान था। पर एक बात समझनी होगी, आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर या आंदोलनों में नहीं लड़ी जा रही थी।
एक लड़ाई लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में भी चल रही थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रतीकों, कला और संस्कृति के जरिए एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाई गई। एक देश का आइडिया सिर्फ राजनीति से नहीं बनता, उसे तस्वीरों, गीतों और अपनी कहानियों से सींचा जाता है। भारत माता की छवि ने देश को एक देवी, एक माँ का रूप दिया, जिससे एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हुआ। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, आंदोलन का नारा बन गया और अपने इतिहास को फिर से लिखा गया ताकि लोगों में गर्व की भावना जागे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे झंडे का विकास। पहले स्वदेशी झंडे से लेकर गांधी जी के स्वराज ध्वज तक हर बदलाव आंदोलन की बदलती सोच को दिखाता था। और उस स्वराज ध्वज के बीच में जो चरखा था, वो आत्मनिर्भरता और आम आदमी की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। लेकिन ये सोचना भी ठीक नहीं होगा कि इस आंदोलन में हर कोई एक ही बात सोच रहा था। नहीं, आज़ादी के इस बड़े आंदोलन के अंदर भी कई जरूरी बहसें और मतभेद चल रहे थे। इनमें से सबसे बड़ी बहस हुई गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच। सवाल ये था कि आज़ाद भारत में दलितों का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। डॉक्टर अंबेडकर उनके लिए अलग चुनावी व्यवस्था चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ को दबाया ना जा सके। वहीं गांधी जी को ये डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। इस गंभीर मतभेद का हल निकला पूना पैक्ट के जरिए। ये एक समझौता था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी और बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। ये भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर था। और फिर वक्त आया आखिरी और सबसे डिसाइसिव लड़ाई का। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। ये एक सीधा संदेश था कि अब कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन दशकों के संघर्ष का क्लाइमैक्स था। ये एक ऐसा जबरदस्त जन आंदोलन था जिसमें बड़े बड़े नेता जेल में थे, फिर भी जनता खुद लड़ रही थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को यह साफ साफ बता दिया कि अब उनका भारत पर राज करना नामुमकिन है। तो राष्ट्रवाद की भावना ने इतने अलग अलग लोगों को जोड़कर हमें आज़ादी तो दिला दी, लेकिन आज 21वीं सदी में एक देश के तौर पर हमारे लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।